नमस्कार दोस्तों, SGM एजुकेशन रे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमारा जो सभी भर्ती परीक्षाएं जहां जहां हिंदी पूछी जाती है उनके लिए जो व्याकरण का स्पेशल कोर्स चल रहा था उसमें हमने सबसे पहले भाषा के बारे में पढ़ा, क्योंकि हिंदी एक भाषा है और भाषा के ऊपर हमने जाना कि भाषा की परिभाषा क्या है, भाषा के भेद कितने हैं और उनका एक्सप्लेन उनकी पूर्णतः विस्तृत रूप से हमने समझा। उसके बाद अपना दूसरा टॉपिक हमने पढ़ा है वर्ण विचार, जिसमें हमने पढ़ा कि वर्ण क्या है, वर्ण के भेद कितने, वर्णों के उच्चारण स्थान आदि को हमने विस्तृत रूप से समझा। और उसी कड़ी में हमने अगला टॉपिक हमारा पढ़ा था वो थी संधि, और संधि टॉपिक में हमने संधि को लेकर विद्वानों के मत, संधि की परिभाषा, संधि के भेद, जिसमें संधि के स्वर व्यंजन और विसर्ग में हमने स्वर संधि को पूरी तरह पढ़ लिया था विस्तृत रूप से। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, उनमें सबसे पहले दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण और अयादि, ये 5 भेदों को हमने डिटेल से अच्छी तरह पढ़ा। और इतना अच्छा पढ़ा है कि किसी भी भर्ती परीक्षा में चाहे कोई सा भी कंपटीशन क्यों न हो, अगर संधि टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं तो पढ़ाए हुए सिलेबस से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। और उसी क्रम में अब अपना आज का टॉपिक है संधि, और संधि में आज हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि। क्योंकि पिछले कक्षा तक हमने जो आपका व्याकरण का पोर्शन चल रहा उसमें संधि में स्वर संधियां कंप्लीट पढ़ ली थी। अब अपनी जो दूसरी संधि है क्रम से वो है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि, व्यंजन वर्ण के बाद, यानी कि व्यंजन वर्ण पहले आ रहा है और उसके बाद चाहे तो व्यंजन हो चाहे स्वर, ये अगर आते हैं तो इनके मेल से जो परिवर्तन होगा, जो विकार होगा, जो रूपांतर होगा, जो रूप बदलेगा, रूपांतर यानी जो रूप बदलेगा वो आपके संधि कहलाएगा, और वो भी कौन सी? व्यंजन संधि। लेकिन व्यंजन संधि की स्थिति निश्चित है कि व्यंजन में पहला वर्ण अर्थात जो 2 वर्णों का मेल है तो पहला वर्ण हमेशा व्यंजन होगा, उसके बाद चाहे तो व्यंजन आए चाहे स्वर, तो कौन सी संधि होगी? आपकी व्यंजन। व्यंजन संधि की स्थिति है कि पहले हमेशा व्यंजन आएगा और उसके बाद आपके व्यंजन हो सकता है या स्वर, तो वहां आपके कौन सी संधि होगी? व्यंजन। स्वर संधि में भी हमने देखा पहले स्वर है, स्वर के बाद यहां स्वर ही आता है, तो कौन सी संधि थी? स्वर। लेकिन व्यंजन संधि में पहले व्यंजन होगा, व्यंजन के बाद व्यंजन वर्ण भी आ सकता है या स्वर वर्ण भी, तो संधि होगी आपकी व्यंजन। तो ये तो थी व्यंजन संधि की परिभाषा। अब देखें व्यंजन संधि के भेद नहीं होते हैं, जैसे हमने स्वर संधि के 5 भेद पढ़े ऐसे व्यंजन के कोई भेद नहीं होते हैं। हाँ, व्यंजन संधि के नियम होते हैं, व्यंजन संधि में नियम चलते हैं। तो हम देखते हैं व्यंजन संधि का पहला नियम, क्रम से व्यंजन संधि का पहला नियम। तो देखें, जब किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण यानी क, च, ट, त, प, वर्ग 5 होते हैं। क वर्ग जिसमें क, ख, ग, घ, ण, च वर्ग जिसमें च, छ, ज, झ, ण, ट वर्ग जिसमें ट, ठ, ड, ढ, ण, और त वर्ग जिसमें त, थ, द, ध, न। तो ये 5 वर्गों के आपके क, च, ट, त, प, ये सभी वर्गों में जिनका पहला वर्ण हो, प्रत्येक वर्ग का प्रथम वर्ण, जैसे क वर्ग का क, च वर्ग का च, ट वर्ग का ट, त वर्ग का त और प वर्ग का प। इसके बाद अगर सघोष वर्ण आ जाते हैं, अब सघोष वर्ण होते हैं अर्थात सभी स्वर जो आपके 11 है संख्या में वो सघोष वर्ण होते हैं। उसके बाद प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, अर्थात ये 5 वर्गों के तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण का अर्थात ये 15 वर्ण, और सभी अंतस्थ जिसमें ये 4 वर्ण और एक ऊष्म है, ये आपके टोटल 31 वर्ण कौन से वर्ण होते हैं? सघोष वर्ण। अर्थात किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद ये सघोष वर्ण, अर्थात इनमें से कोई सा भी वर्ण आए तो ये प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के, यानी कि ये पहला वर्ण है वो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। ये पहला वर्ण है वो कौन से वर्ण में बदल जाएगा? तीसरे में। अर्थात क का क, ख, ग हो जाएगा, च का च, छ, ज हो जाएगा, ट का ट, ठ, ड हो जाएगा, ते का ते थे दे हो जाएगा, और पे का पे फे बे हो जाएगा। अर्थात वो पहला
वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा, लेकिन जब उसके सामने कोई सघोष वर्ण होगा। ये पहला नियम है। जैसे कि यहां हम अब देखते हैं इनके उदाहरण। जैसे पहला उदाहरण है दिगंबर। दिगंबर, जैसे दिगंबर शब्द है, इसका संधि किया जाए तो हो जाता है, यहां हम संधि करेंगे दिक प्लस अंबर। क्या होता है? दिक प्लस अंबर। तो यहां दिक में क किसी भी वर्ग का पहला वर्ण और उसके बाद अगर कोई भी सघोष, तो ए आ रहा है, सभी स्वरों में से कोई सी भी स्वर हो तो आपके क के बाद स्वर यानी सघोष वर्ण आने से क अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में अर्थात क ख ग में बदल जाएगा और शब्द हो जाएगा दिगंबर। इसी प्रकार दिग्गयंद, तो दिक प्लस गयंद। द्रगंचल, यहां दिक गयंद का करेंगे तो दिक प्लस गयंद। इसी प्रकार द्रगंचल का दृग प्लस अंचल, यानी कि यहां आपके क के बाद ग आने से यानी कि सघोष वर्ण आने से क का ग हो जाता है। द्रगंचल, दृग प्लस अंचल, तो यहां दृग प्लस अंचल, वही क के बाद कोई भी जो आपके सघोष वर्ण आए तो वो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में। दिगंत, दिक प्लस अंत। दिग्ज्ञान, दिक प्लस ज्ञान। दिक प्लस ज्ञान, के और श के सॉरी आपके ग के और ग के योग से क्या बनता है? जय। तो इस प्रकार दिक प्लस ज्ञान हो जाएगा। ऋग्वेद, ऋक प्लस वेद, ये आपके जय प्लस न के योग से बनता है। तो क के बाद कोई भी सघोष वर्ण आए, क के बाद जय आने से जय का जय और ने मिन के ज्ञा हो जाता है और आपके क के बाद में सघोष वर्ण आने से क का ग हो जाता है। ऋग्वेद, इसका संधि करते हैं तो ऋग प्लस वेद हो जाता है। तो यहाँ क के बाद वही अंतस्थ वर्णों में से वे आ रहा, इसलिए ये अपने ही वर्ग के तीसरे ग में बदल गया, शब्द हो गया ऋग्वेद। वाकजाल, बाक प्लस जाल। बागीश, बाक प्लस ईश। बाक प्लस ईश, वही सड़ानन, इसका संधि करते हैं तो हो जाता है सट प्लस आनन। सट प्लस आनन, तो यहां इसका सट प्लस आनन हुआ। टे के बाद कोई भी सघोष वर्ण आने से टे अपने ही वर्ग के तीसरे टे ठे डे में इस तरह सडाडन शब्द हुआ। षडंग, सट प्लस अंग। षड्यंत्र, सट प्लस यंत्र। ऐसे ही अजंत का संधि करते हैं तो हो जाता है अच। अच प्लस अंत। अच प्लस अंत, तो यहां च वर्ण के बाद कोई भी सघोष वर्ण यानी ए आ रहा है तो च अपने ही वर्ग के तीसरे च छ जय में बदल जाता है। इस प्रकार शब्द हुआ अजंत। आजादी, अच प्लस आदि। जगदम्बा, जगत प्लस अंबा। भवदीय, जगदम्बा का करते हैं तो हो जाता है जगत प्लस अंबा। यहां तय के बाद ए आने से तय अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण ग में बदल गया और जगदम्बा। भवदीय, भवत प्लस ईय। भवत प्लस ईय, यहां शब्द हो जाएगा। तय के बाद सघोष ई आने से तय का द हो जाएगा। इस प्रकार यहां आपके पोतदार, पोतदार शब्द का संधि हो जाता है पोत प्लस दार। तो यहां इस तरह तय के बाद दे आने से तय का भी दे हो जाएगा और शब्द हो जाएगा पोतदार। ऐसे ही साक्षात धर्म, साक्षात प्लस धर्म। शत प्लस भाव, सत प्लस भाव। चिद्रूप, चित प्लस रूप। चित प्लस रूप, तय के बाद रे आने से तय अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में तय थे दे में बदल जाता है तो चित्रूप। ऐसे ही तद्रूप, तत् प्लस रूप। श्यातवाद, श्यातवाद। महत्व प्लस आकाश, महत्व प्लस इच्छा। चित्त प्लस अणु, सत प्लस आत्मा। अप्त, इसका संधि करें तो अप प्लस द हो जाता है तो पै के बाद वही सघोष वर्ण आने से पै फ ब अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। शुभंत, सुप प्लस अंत। सम्यक ज्ञान, सम्यक, सम्यक, सम्यक प्लस ज्ञान। इस प्रकार यहां वही के प्लस से के योग से ज्ञा जय प्लस न, जय प्लस न के योग से ज्ञ बनता है तो क के बाद कोई भी सघोष वर्ण आने से क अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। इस प्रकार हमने देखा कि किसी भी वर्ग के
प्रथम वर्ण के बाद अगर कोई सघोष वर्ण आता है तो ये प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में अर्थात क खे गे के चे टे ते पे गे जेड़ दब में बदल जाते हैं। कचट तप का गजड़ दब हो जाता है क्रम से, अर्थात वो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाते हैं। इस प्रकार आपने ये सभी उदाहरण देखे। अब इसी क्रम में जैसे कि हमने पहला नियम देखा, सेम उसी का लगभग मिलता जुलता दूसरा नियम है आपके व्यंजन संधि का। दूसरा नियम क्या कह रहा है कि किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण जैसे के, चे, टे, ते और पे, किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद ने या में वर्ण आए, यानी कि ये नासिक के वर्ण आ जाए, ने और में, ये दोनों नासिक के वर्ण, यानी किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद ने या में वर्ण आ गए तो ये जो प्रथम वर्ण है वो अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में परिवर्तित हो जाते हैं, अर्थात इनका यमगनाम नासिक क्या था, ने में हो जाता है। लेकिन कंडीशन है कि किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद ने या में होंगे तो ही पंचम वर्ण होगा, यानी कै का पंचम वर्ण ने, चे का पंचम वर्ण ने और टे का पंचम वर्ण ने और ते का पंचम वर्ण ने और पे का पंचम वर्ण में हो जाता है। ये अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाते हैं, अर्थात इनके बाद ये नासिक वर्ण आने से ये नासिक वर्ण इनको नासिक वर्णों में परिवर्तित कर देते हैं। जैसे कि उदाहरण देखिए, अब यहां आपके बाढ़ में का संधि करते तो हो जाता है वाक, वाक प्लस में, बाक प्लस में, यहां बाक प्लस में हो जाएगा। अब यहां देखा के बाद में आने से, किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद ने या में से कोई भी वर्ण आने से ये अपने ही वर्ग के अंतिम वर्ण में कै खे गे घे ने में बदल जाता है, शब्द हो जाएगा बाक में। तो इस प्रकार हमने देखा बाढ़ में बाक प्लस में, ऐसे ही बाढ़ मुख बाक प्लस मुख, ऐसी दिक नाक दिक प्लस नाग, दिक निर्देश दिक प्लस निर्देश, दिक मंडल दिक प्लस मंडल, ऐसे ही बाक मूर्ति बाक प्लस मूर्ति, यान्ना इसका करते हैं तो हो जाता है याच प्लस ना, याच प्लस ना। चे के बाद ने या में से ने वर्ण आ रहा है, इसलिए चे अपने ही वर्ग के अंतिम वर्ण ने में बदल जाएगा और शब्द बना आपके यान्ना। क्षण मार्ग इसका करते हैं तो हो जाता है सट प्लस मार्ग। अब यहाँ हमने देखा कि टे के बाद में वर्ण आने से टे अपने ही वर्ग के कौन से वर्ण में बदल जाएगा, पंचम में, सॉरी टे के बाद में सट, क्षण मार्ग, शट प्लस मार्ग। अब ने में तो टे ठे डे ढे ने पंचम वर्ण में बदलेगा, ने हो जाएगा। इसी प्रकार आपके क्षणमुख सट प्लस मुख, मृण में यहां हो जाएगा आपके मृत प्लस मय, मृत प्लस मय, मृणमय, तो यहां आपके मृत प्लस मय, यहां मृत टे के बाद में आने से यहां टे करने, ऐसे सट प्लस नीति, सट प्लस मास, जगत ये हो जाएगा जगत प्लस नाथ, जगत प्लस नाथ। तो यहां इस प्रकार आपने देखा कि जगत तय के बाद ने आने से तय अपनी वर्ग के अंतिम वर्ण ने में बदल गया। इस प्रकार यहां जितने भी शब्द है तन्मय इसका संधि करते हैं तो हो जाता है तत् प्लस मय, ऐसे ही जगत नायक जगत प्लस नायक, जगन माता जगत प्लस माता, तत् नाम तत् प्लस नाम, शरण मास शरत प्लस मास, उन्निद्र उत प्लस निद्रा, उन्मेष उत प्लस मेष, श्रीमन्नारायण श्रीमत नारायण, भगवत नाम भगवत प्लस नाम, हनुमान नाम हनुमत प्लस नाम, विद्युत प्लस मंडल, अप प्लस मय, अप प्लस मय। इसका विग्रह करेंगे तो पै के बाद में आने से पै में बदल जाता है अब में, अप प्लस मात्रा। इस प्रकार हमने देखा दूसरा नियम कहता है किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद अगर ने या में से कोई वर्ण आ रहा है
तो ये प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में अर्थात ने में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इस प्रकार आपने व्यंजन संधि का पहला और दूसरा नियम जो लगभग एक दूसरे के आसपास के हैं वो हमने देखे। पहला नियम कहता है कि किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद सह घोष आते हैं तो ये तीसरे वर्ण में बदल जाते हैं। दूसरा नियम कहता है किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद ने या मैं आते हैं तो ये पंचम वर्ण में बदल जाते हैं। अब तीसरा और चौथा नियम ये हम देखते हैं क्रम से। तीसरा नियम कहता है कि पहले अगर मैं आ रहा है, मैं व्यंजन है और उसके बाद स्पर्श वर्ण आए, स्पर्श वर्ण यानी कैसे लेकर मैं तक, ये संख्या में 25 वर्ण कै खे गे घेने चे छे जे झेने पैफे वे भे में और आपके टैठे डे ढेने तैथे दे धेने, ये आपके 25 वर्ण कैसे लेकर मैं तक के वर्ण अगर आते हैं तो ये जो स्पर्श वर्ण है उसका या तो अनुस्वार हो जाता है या पंचम वर्ण में बदल जाएगा। कहने का मतलब अगर मैं के बाद स्पर्श वर्णों में से कोई सा भी वर्ण आए तो मैं का या तो होगा अनुस्वार या मैं बदलेगा आने वाले वर्ण के पंचम वर्ण में। जैसे यहां हमारे शब्द देखे उदाहरण में अलंकृति, इसको हम अनुस्वार के साथ भी लिख सकते हैं और अलंकृति इसको पंचम वर्ण के साथ भी लिख सकते हैं। इसका संधि करते हैं तो इसकी संधि हो जाती है अलम, अलम प्लस कृति, अलम प्लस कृति। तो यहां मैं अलम मैं के बाद यानी कि मैं के बाद स्पर्श वर्ण यानी कै आ रहा है तो मैं के बाद स्पर्श वर्ण के आने से मैं या तो बदलेगा अनुस्वार में या मैं बदल जाएगा आने वाले वर्ण के पंचम, तो कै खे गे घेणे ये पंचम वर्ण में बदल जाएगा। तो इस प्रकार हमने देखा यहां कि अलम कृति की संधि करें तो अलम प्लस कृति हो जाता है। किंकर या इस तरह हम पंचम वर्ण के साथ भी लिख सकते हैं तो किम प्लस कर, अहंकार अहम प्लस कार, संजय सम प्लस जय पंचम वर्ण के साथ, परंतु परम प्लस तू, संदेह सम प्लस देह संदेह, किंचित किम प्लस चित, किम प्लस चित। दोनों की संधि एक तरीके से होगी, बस शब्द दो प्रकार से लिखे जा सकते हैं, अनुस्वार के साथ या पंचम वर्ण के साथ। ऐसे ही संतोष शम प्लस तोष, शंकर शम प्लस कर, भयंकर भयम प्लस कर, संघर्ष सम प्लस घर्ष। ऐसे ही सन्यासी सम प्लस न्यासी, संकल्प सम प्लस कल्प, संगीत सम प्लस गीत, संख्या सम प्लस ख्या, किन्नर किम प्लस नर, सन्नद सत प्लस नद, सत प्लस नद। तो वही स्पर्श वर्ण आने से तय ने में बदल जाता है। इसी प्रकार संतान सत प्लस तान, संतान सत प्लस सम प्लस तान, संतान का सम प्लस तान, संताप शम प्लस ताप, सम प्लस ज्ञा, सम प्लस जीवनी, सम प्लस धान, सम प्लस धी, सम प्लस चय, धनम प्लस जय, दम प्लस डे, दम प्लस डे। ऐसे खम प्लस डे, मैं के बाद डे वर्ण आने से टैठ है डे, तो टैठ है डे ढेरने में यानी कि अंतिम वर्ण में या तो अनुस्वार होगा या पंचम वर्ण यानी अंतिम वर्ण। इस प्रकार हमने तीसरे नियम को देखा, मैं के बाद या कोई स्पर्श वर्ण, इस स्पर्श वर्ण है कैसे लेकर मैं तक में जो वर्ण है इन 25 वर्णों में से कोई सा भी वर्ण आएगा तो मैं का परिवर्तन या तो अनुस्वार में होगा या जो वर्ण आगे आएगा उसके अंतिम वर्ण में। जैसे अलंकृति में कै का अंतिम कै खे गे घेणे हो गया, यहाँ किंकर में कै का अंतिम कै खे घेणे हो गया। इस प्रकार आने वाले वर्ण के अंतिम वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। तो ये तो था आपका तीसरा नियम। इसी क्रम में अब चौथा नियम देखें। माना कि मैं के बाद स्पर्श वर्ण ने आकर कोई अंतस्थ या ऊष्म वर्ण आ जाए तो वो आपका चौथा नियम है कि मैं वर्ण के बाद अंतस्थ या ऊष्म, अंतस्थ यानी ये रह व ऊष्म यानी से है, ये वर्ण आ जाते हैं तो मैं का या तो स्पर्श आने पर अनुस्वार और पंचम वर्ण था लेकिन यहां मात्र अनुस्वार होगा। लेकिन कंडीशन है मैं के बाद अंतस्थ वर्ण होंगे या ऊष्म वर्ण। अंतस्थ या ऊष्म वर्ण होगा तो मैं केवल किस में बदलेगा? अनुस्वार में। जैसे संयम का संधि करे सम प्लस यम, जैसे
संरचना सम प्लस रचना, संलाप सम प्लस लाप, संवाद सम प्लस वाद, संशय सम प्लस सय, संशोधन सम प्लस शोधन, संसर्ग तो इसका संधि करते हैं सम प्लस सर्ग हो जाता है सम प्लस सर्ग। मैं के बाद से वर्ण आने से मैं का मात्र क्या होगा अनुस्वार और शब्द हो जाएगा संसर्ग। सम प्लस सार, सम प्लस स्मरण, सम प्लस श्रुति, सम प्लस वर्धन, सम प्लस रक्षण, सम प्लस लग्न, ये सब में सम आ जाएगा। सम प्लस यत किंबा, इसका करते हैं तो किम प्लस वा, किम प्लस वा, तो यहां किम प्लस वा। मैं के बाद वह, तो मैं के बाद वह आने से मैं का अनुस्वार में परिवर्तन, वही आपके यरलव है। किम प्लस वदंती, सम प्लस शोधन, सम प्लस स्तुति, सम प्लस विधान, सम प्लस स्वम प्लस वर, सम प्लस हार, सम प्लस था। जैसे इसका करते हैं तो हो जाता है सम प्लस था। तो यहाँ वही मैं के बाद शय वर्ण अर्थात आपके जो ऊष्म वर्णों में से कोई भी वर्ण आने से मैं का अनुस्वार होना। इस प्रकार हमने यहाँ व्यंजन संधि के तीसरे और चौथे नियम को देखा जो लगभग एक दूसरे के आसपास मैच करते हुए इसी नियम है कि मैं के बाद स्पर्श वर्ण आने से मैं का अनुस्वार या पंचम वर्ण में परिवर्तन होगा और मैं के बाद अगर अंतस्थ या ऊष्म वर्ण आ गए तो मैं का मात्र अनुस्वार में परिवर्तित होगा। इस प्रकार आज हमने आज की कक्षा में व्यंजन संधि के 4 नियमों को हमने पढ़ा। जैसे कि हमने देखा कि स्वर संधि के तो भेद होते हैं जबकि व्यंजन के भेद नहीं होते, उसके नियम होते हैं। तो व्यंजन के 4 नियम हमने पढ़े। पहला नियम कहता है कि किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद सह घोष आते हैं तो ये अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में अपने ही वर्ग के तीसरे, सह घोष आने पर तीसरे वर्ण में बदलेंगे। दूसरा नियम, किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद या ने या में आते हैं तो ये अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाएंगे। तीसरा नियम, मैं के बाद अगर स्पर्श वर्ण आएंगे यानी कैसे लेकर मैं तक तो मैं अनुस्वार में भी बदल सकता और पंचम वर्ण में भी। और चौथा नियम कहता है कि मैं के बाद अगर अंतस्थ या ऊष्म वर्ण आए तो मैं का क्या होगा मात्र अनुस्वार। इस प्रकार हमने विस्तृत रूप से इन्हें यानी कि 4 नियमों को समझा। इन्हें पढ़ने के बाद किसी भी प्रकार की समस्या हो, किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो कमेंट से बताएं और सबका समाधान पाए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट संधि है आपके व्यंजनों से, जहां ज्यादा से ज्यादा व्यंजन में जो एग्जाम्पल उदाहरण हो सकते हैं वो इन्हीं से पूछे जाते हैं। तो आप इन्हें कंठस्थ पढ़े, अच्छा पढ़े, दिक्कत होने पर, समस्या होने पर समाधान पाए। कमेंट्स से अपने मित्रों को लाइक शेयर करने के लिए कहें, सब्सक्राइब करें और उन्हें भी करने के लिए कहें। अच्छा पढ़े, आगे बढ़े। धन्यवाद।